अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। और जय हिंद, नमस्कार। आजकल आप मेरे से 2 कदम आगे चलने लगी हैं। मेरी मेरी ईद, मेरे देश की ईद, और आपने मुझे मुबारकबाद दे दी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। आपको, पूरी जी। आवाम को ईद मुबारक हो। ईद उल फितर भगवान करे, अल्लाह करे, एक सेंसिबिलिटी ऐसी दे कि अगर अच्छा बोल नहीं पाए तो कम से कम चुप रहकर काफी कुछ कन्वे कर सकते बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर अगर हम आज बात करें, बोलने ही की बात की जाए, जो आपने कहा है, तो अब्दुल बासित साहब जो कि हाई कमिश्नर भी रहे हैं इंडिया में, उन्होंने जो कुछ बोला है सर, उस पर आप यकीन करेंगे, ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने उनको काफी खरी खोटी सुनाई है। और उनका कहना ये है कि ये मिलिट्री और गवर्नमेंट जो है, ये जब आपस में क्लैशेस होते हैं, लड़ती हैं, गलत किस्म के स्टेटमेंट्स आते हैं, ऐसे में जो हाई कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो इस काम को कम करें, लड़ाई झगड़े को कम करने की कोशिश करें, अपनी बातों से दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है उसको कम करें। और ये साहब जो दिल्ली में रहकर आए हैं सर, ये बढ़ाने का काम करें। इनका ये कहना कि इसराइल और अमेरिका ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो ये भारत पर अटैक कर देंगे, मतलब बात इनकी कुछ लोगों को बिल्कुल जो है पसंद नहीं आई। हैं। बासित साहब ने जो भी कुछ कहा है, मैं ईद पर अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये उनकी बिल्कुल पर्सनल राय हो। ये हम्म। पाकिस्तान की राय के तौर पर ना देखा जाए, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। बहुत बहुत ही दुखद बात है कि एक डिप्लोमैट इस तरह की बात करे, लेकिन मैं उनको ग्रांट करता हूँ। ये चीजें मैं ग्रांट, इसको हमारे यहाँ आजकल बोलते हैं कि बासित साहब को ट्रम्पेरिया हो गया है। ट्रम्प इफेक्ट हैज कम ऑन हिम, इज ट्रम्पेरिया। तो अब जब जिसको ट्रम्पेरिया हो जाए कि कुछ भी बोल सकते हैं, गलत और सही का लिहाज ना रखते हुए, अपने आप में, मैं यही कह सकता हूं कि ये उनके लिए, ये मैं ना उनको बड़ी दयनीय स्थिति में देखता हूं कि एक डिप्लोमेट जब रिटायर हो गया है, अब वो, मुझे लग रहा है, सेंसेशन ढूंढ रहा है, क्योंकि ही इज फीलिंग इग्नोर्ड। आफ्टर ऑल, इतनी बड़ी पोस्ट से जब वो जाता है तो वो काफी इग्नोर्ड फील कर रहे होंगे। और उन्होंने एक सेंसेशन क्रिएट करी है अपने लिए, एक ऐसी स्टेटमेंट देके, इट्स समथिंग लाइक राइट नाउ कर्नल शैलेंद्र सिंह से आरजू काजमी का खात्मा कर देना चाहिए, एकदम से न्यूज बन जाएगी, बड़ी न्यूज बन जाएगी। अरे यार, आरजू काजमी को पूरी इंडिया लाइक करती है, पाकिस्तान लाइक करता है, दुनिया लाइक करती है, और ये कर्नल शैलेंद्र ने क्या बोल दिया। कर्नल शैलेंद्र की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र न्यूज में आ जाएंगे, और तगड़ी न्यूज में आ जाएंगे। सो आई थिंक बासित हैज डन दैट बाय सेइंग कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट अगर इसको टेक्निकली हम इवेलुएट भी कर देखें, तो सिर्फ इससे निकलकर एक ही बात आ सकती है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी क्या है या नहीं है। ज्यादा बड़ी बात है। अब अगर आपके मिसाइल्स की रेंज देखें तो पॉसिबिलिटी है, मैं मान लूंगा। आपके पास मैक्सिमम 2700, 800, 900, कुछ भी कह लीजिए, अप डाउन कर कर आपके पास काबिलियत है 3000 किलोमीटर पहुंचने की। पहुंचने के लिए आप, यस, मुंबई पहुंच सकते हैं, मैं ये भी मानने को तैयार हूं, अगर थ्योरी के हिसाब से बात करें, डाटा के हिसाब से बात करें। अब अगली बात सबसे बड़ी, क्या पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है? नंबर वन, इस तरह की सोच को। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आपकी आर्मी इस काबिलियत में है, इस नेगेटिव काबिलियत में है, वो इस तरह की सोच रख सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकती। मैं बड़ा फ्रैंक ओपिनियन दे रहा हूं आपको, और एनालिसिस दे। बात आती है, आपको क्या लगता है कि मैं, मेरी फौज, मेरा देश मूर्ख है, बेवकूफ है, जो इस तरह की कंटिजेंसीज को प्लान ना करे, नोइंग फुली वेल? मैं आपको, मतलब, इसको आप पर्सनल मत लीजिए, एज अ स्टेटमेंट लीजिए, नोइंग फुली वेल कि पाकिस्तान में हेट इंडिया सेंटिमेंट चलाया जाता है, हेट हिंदू सेंटिमेंट चलाया जाता है। ये बार बार देखा गया। मैं, मतलब, किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा, बट जैसे आपके आर्मी चीफ ने भी, एज अ चीफ, वो अगर उस समय स्टेटमेंट दे रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम वाली बातें कर रहे थे,
एटलीस्ट मैंने कभी किसी आर्मी को, चीफ को ऐसे बोलते नहीं सुना। सो अगर वो हेट इंडिया की एक्सट्रीमिटीज को एज अ कर्नल शैलेंद्र सिंह इवेलुएट करूं, तो यस इट इज हाईली पॉसिबल। और इसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपकी तरफ से एक अटेम्प्ट इस पर भी देखा था, जब अमृतसर को सो कॉल टारगेट किया गया था। सो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वेल, मैं गलत हो जाऊंगा कि ये सपना ले लूं कि ऐसा होगा ही नहीं, आरजू काजमी हमें बचा लेंगी, ऐसा नहीं सोचूंगा। आरजू काजमी की दुआएं हो सकती हैं, आरजू काजमी की क्रिटिसिज्म हो सकती है, लेकिन जो मिसाइल चलनी है वो किसी के बटन दबाने से चलनी है, और वो रास्ता जो ट्रेवल करना है वो करना है। सो अगर एक वन साइडेड आपका पाकिस्तान का व्यू लूं, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। बट पाकिस्तान, अगर बासित साहब के बाकी सेंटेंसेस को भी पकड़ना पड़ेगा, कि अगर यूएसए और इजराइल पाकिस्तान पर अटैक कर दे, आपको लगता है कि यूएस और पाकिस्तान, एक अगर पॉसिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बासित साहब बेकार की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी करना ही पड़ेगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर यूएस और इजराइल अटैक कर रहा होगा, आपको क्या लगता है, मैं तैयारी कम करूंगा? क्या मैं प्रिएंटिव अटैक करूंगा या नहीं करूंगा? क्या मैं उस कमांड एंड कंट्रोल, उस लॉन्चर साइट, मिसाइल साइट, ये साइट, वो साइट, जो भी बोल दीजिए, क्या मैं उसके लिए केटर फॉर नहीं करूंगा? मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस दिन, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली करेक्ट बातें कर रहा हूं, जिस दिन आपने अपना एक्सट्रीम हथियार, न्यूक्लियर वाला भी, जमीन के नीचे से जब आप ऊपर लेकर आएंगे, तो वो यूएस, इजराइल और मेरी सैटेलाइट की नजरों में जरूर होगा। और अगर आप किसी भी समय, मैं तो एक्सट्रीम हथियार पर जा रहा हूं इस समय, तो चलिए जी, आपने वो लेकर शाहीन 3 के साथ लगाकर भेजने का कई प्लान, तो जब आप उसको निकालेंगे तो ये कम से कम, ये कम से कम यूएस, इजराइल, इंडिया, चाइना और रशिया के सैटेलाइट में जरूर आए। अब इसमें से कौन मुझे इन्फॉर्म करेगा नहीं करेगा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब एजम्पशन ये लगाया जा रहा है आपके यहाँ बासिल साहब की स्टेटमेंट की वजह से, कि अगर यूएस और इजराइल अटैक कर रहा है और उस दौरान आप अपने इस हथियार को बाहर निकाल रहे हो, तो ये नहीं समझा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये कभी नहीं समझा जाएगा कि ये हथियार सिर्फ आप इसलिए निकाल रहे हो कि इंडिया पर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल इसे एब्सोल्युटली क्लैरिटी से देखेगा कि ये उनके लिए हो रहा है इस्तेमाल, क्योंकि आपकी हेट, पाकिस्तान की जो वर्बल हेट है, वो इजराइल के खिलाफ भी कम नहीं है हमारे मुकाबले में। हमारे साथ तो चलिए ठीक है, लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो आपकी हेट मेरे से ज्यादा है। सो इसलिए आपके यहाँ पर ऐसी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जरूर प्लान करी जाएगी ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेजेस, यूएस ऑब्लिक इजराइल ऑब्लिक इंडिया द्वारा, दैट यस आप वो निकालेंगे। आपको आपको लगता है शाहबाज एयरबेस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ आपके यहाँ सीक्रेट है? नथिंग इज सीक्रेट नाउ। दिन और रात सब कुछ बराबर है आजकल, सब कुछ देख पाता है। इसलिए मैं ये जरूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस तरह की गलती करना या इस तरह का मिस एडवेंचर करना, मैं बातों को सेंसेशनल नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपके साथ बात कर रहा हूं कि इस तरह की मिस एडवेंचर करना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी इतनी बड़ी सुसाइडल एक्शन लेगी कि वो निकाल भी लेगी, बाहर भी ले आएगी, जहाज या मिसाइल के ऊपर लगा भी लेगी, फायर भी कर लेगी। आपके यहाँ से वो जो आपके यहाँ इंटरनल 200-300 किलोमीटर चलकर जब वो मेरी तरफ आ रहा होगा, तो आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ कि चलिए जी आईबी क्रॉस होगा उसके बाद ही गिराना है, या क्या करना है? आफ्टर ऑल एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह वगैरह। और चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं शाहीन 3 नॉन न्यूक्लियर, पहले नॉन न्यूक्लियर बात कर लेते हैं कि नॉन न्यूक्लियर आपने एक बम गिरा दिया, चलिए कहाँ गिराएंगी बोलिए? आपकी फेवरेट जगह है दिल्ली, चलो दिल्ली गिरा देते हैं। दिल्ली में किस जगह गिराएंगे? चलिए चांदनी चौक गिरा देंगे, सबसे आसान है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड सबको पता है, आसानी से लोग रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद चांदनी चौक का मतलब इंडिया उड़ गया, पूरी दिल्ली उड़ गई?
कितना बड़ा बम लगाएंगी आप? 1000 kg का, 2000 kg का? मैं नॉन न्यूक्लियर पहले बात कर। अच्छा, अगर उसी के अलावा, तो मुझे नहीं लगता कि आप इवन दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे लेकिन अगर सर किसी तरह का जी। लेकिन सर क्यों हम मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर अटैक करता है बोल तो वो भी क्यों अटैक करेगा, और अगर वो अटैक करता है तो ये इजराइल या अमेरिका पर अटैक करने के बजाय भारत में क्यों जाकर अटैक करना शुरू हो गया? इनकी ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको समझ इसको अगर नहीं आ रही, तो आपके शाहबाज शरीफ को इसको समझाना पड़ेगा बोलकर कि नहीं, बासित साहब गलत बोल रहे हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, हम्म। आपके डिफेंस मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, आपके जो सीडीएस और सीएसएफ है वो, उनको बोलना चाहिए, आपके प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए। मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो इस समय आपके सवालों का जवाब दूंगा कि मैं आपका आपसे सवाल है। सवाल ही कर रही हूँ सर कि आपके ख्याल से ये भारत जाकर क्यों अटैक करना शुरू हो गए? इन्होंने अमेरिका या इजराइल का नाम लिया है तो वहीं तक रहे ना। मैंने तो आपको बोल दिया, इसलिए क्योंकि बासित साहब न्यूज में आना चाह रहे हैं। और क्या इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? बासित, हु इज बासित साहब एज ऑन टुडे? हम्म। आप बताइए, एक बात बताइए, मैं अपनी रेजिमेंट में अगर आज जाकर बोलूं कि 2 राउंड लोड करो और फायर कर दो, आपको लगता है मेरी यूनिट फायर कर देगी? आई एम अ रिटायर्ड मैन नाउ। हम्म। देयर इज अ हायरार्की वर्किंग। और ऐसा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, हायरार्कीज जो काम करती हैं वो रिटायर्ड लोगों के कहने से नहीं करती। हम जैसे रिटायर्ड लोग सिर्फ चीजों को इवेलुएट कर सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा कि अगर इंडिया ने फायर करना है तो वो पृथ्वी फायर करेगा, आकाश फायर करेगा, अग्नि फायर करेगा, कौन सी फायर करेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और जो लोग सर्विंग कर रहे होते हैं वो कभी ना तो मेरे से पूछेंगे ना सुनेंगे। मैं सिर्फ इवेलुएट कर सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बासित साहब ने सिर्फ ये अटेंशन गेन करी है, उन्होंने एक बहुत जिम्मेदारी की स्टेटमेंट नहीं दी है, वेल कंसिडर्ड वेल इवेलुएटेड स्टेटमेंट नहीं है। वो एक सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस सेंसेशन को अगेंस्ट आपकी सरकार, आपकी आर्मी अगर चुप रहती है तो वो माना जाएगा कि शायद दे एग्री विद हिम। दे शुड नॉट एग्री विद हिम। अगर आज आप बोल रही हैं आपके यहाँ जर्नलिस्ट उसको अपोज कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंसिया उसको अपोज कर रहा है, देयर शुड बी अ, जैसे हमारे यहाँ भी, आपको आपको याद आ जाएगा, आपके यहाँ पहिया पहिया के बम वाली बात जब चली थी तो इररिस्पॉन्सिबल मानी गई थी। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास भी 50-50 100-100 ग्राम वाले हैं, पहिया वाले भी हैं। तो यार अगर बताना ही था तो कम से कम 1000 किलो की तो बोल देते। तो दीज आर स्टेटमेंट्स जो लोग सेंसेशन क्रिएट करते बिल्कुल हैं। ऐसे वो ही है। पहिया पहिया बोलकर उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की जीरो कर दी। इसी तरह बासित साहब ने अपनी आर्मी, अपने देश की, अपने डिप्लोमेसी की, वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर अगर मैं कहूं तो उन्होंने दिखा दिया, मैं गलत शब्द इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने दिखा दिया कि कितनी कितनी हॉलो है आपकी डिप्लोमेसी, डिप्लोमैट्स की, जो इतने सीनियर डिप्लोमैट्स की अगर थिंकिंग ये है तो वो एक्चुअली क्या कर रहे होंगे। अब हमें, मेरे को तो समझ आता है। इसीलिए इसीलिए आपको एफएटीएफ से निकलने में टाइम लगा, क्योंकि आपके डिप्लोमैट्स अच्छे नहीं थे। इसीलिए आप पाते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं कोई ना चीज गलत हो जाती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर डिप्लोमेसी आप अफगानिस्तान के साथ ठीक करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी थी। टीटीपी को ना ऑपरेट करने का ये तरीका नहीं है कि मैं अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दूंगा। अगर आपके डिप्लोमेट्स अच्छा काम करते, आपका कंट्रोल था, आपके यहाँ का कहना था, क्लेम था कि जी तालिबान के साथ हमारा बड़ा, तो हम सरकार बनाएंगे। आपके आईएसआई चीफ और आईएसपीआर वहां ये स्टेटमेंट दे रहे थे। अब मुझे नजर आ रहा है कि कितनी कमजोर, कितनी नाजुक, कितनी नासमझ आपकी डिप्लोमेसी है कि वो इस तरह के डिप्लोमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, जो इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने देश के लिए। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, मेरे बिल्कुल। पास सब कुछ है। नहीं और सर मैं तो इनको फिर भी ग्रांट कर रहा हूँ जी। नहीं सर इनको बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, और बल्कि टीवी चैनल पे बात कर रहे थे वहां पर बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा पाकिस्तानी भी
पसंद नहीं कर रहे। लेकिन सर लास्ट में अगर हम बात करें ईरान की, और लग यही रहा है कि वॉर अभी लंबी चलने वाली है, तो ऐसे में जो बाकी कंट्रीज हैं जो खामखाई उसका एक हिस्सा बनी हुई है, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, आपको क्या लग रहा है कि इन पे क्या मुश्किल आ सकती है? सबसे बड़ी मुश्किल है हॉर्मूज। अगर हॉर्मूज यूएस को डोमिनेट करना है, उसको चाहिए, उसे ग्राउंड पर ट्रुप्स लाने पड़ेंगे। जिस दिन वो ग्राउंड पर ट्रुप्स लाएगा, ये लड़ाई लंबी हो जाएगी। बड़े सीधे सीधे शब्दों में बता, अगर आप उसी से रिलेटेड ईरान के साथ सीज फायर कर लेते हैं हॉर्मूज के बहाने, क्योंकि 20-22 कंट्री उस ऑलरेडी मिल गई हैं, और हमारी ज्यादातर कंट्रीज हॉर्मूज में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनका एनर्जी क्राइसिस आता है। अगर वो दोनों साइड के बीच में एक सीज फायर करा लेते हैं, तो आप देखेंगे ये लड़ाई कल खत्म हो सकती है, कल खत्म हो सकती है। क्योंकि जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं यूएस को कि चलिए जी हम हॉर्मूज में काम कर लेंगे आपके साथ, वो बोल रहे हैं सीज फायर के बाद। जर्मनी ने भी कहा, फ्रांस ने भी कहा, यूके ने भी कहा कि अगर सीज फायर होता है तो उसके बाद हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम आपके साथ। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जहां तक आप कह रही हैं लड़ाई कितनी खिंचेगी या नहीं, ये अगेन मैं एनालिसिस कर सकता हूँ जो ग्राउंड पर एक्शन हो रहे हैं। ग्राउंड पर एक्शन हो रहा है कि यस, मरीन फोर्स को बुलाया जा रहा है, मेरे ख्याल कल तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ट्रंप ने 48 घंटे की बात करी है, क्योंकि उसे मालूम है कि दो दो शिप तकरीबन 5,000 के करीब अगर मरीन आते हैं, तो अगर बुलाए गए हैं तो एक तो प्रेशर के लिए बुलाए गए हैं, और दूसरा अगर कुछ भी बात नहीं बनती तो डिप्लॉय तो करने पड़ेंगे ना। ऑलरेडी उनकी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और जो दूसरे वो A-10 वाले जहाज हैं जो क्लोज एयर सपोर्ट देते हैं, ये सब के सब मूव कर चुके हैं, स्ट्रैटेजिक जगहों पर आ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि यस, ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। कितनी आगे बढ़ेगी, मैंने आपको कहा हॉर्मूज के ऊपर सीज फायर ले लीजिए दोनों के बीच में, कल सुबह लड़ाई रुक जाएगी। एक पॉज आना बहुत जरूरी होता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर में ये पॉज अगर नहीं आता तो लड़ाई बढ़ गई थी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। वो पॉज ले लिया आपने सीज फायर से रिलेटेड, उसके बाद बातचीत क्या हुई क्या नहीं हुई, इट इज वेरी वेरी माइनर। चाइना के साथ भी हमारा यही हुआ, ठीक है। एक पॉज जैसे ही लिया, उसके बाद 20-22 बार हम लोगों ने बैठ के बात करी, एंड फाइनली चाइना विड्रू। सो चीजों का एस्केलेशन, और ऐसा मुझे लगता है एस्केलेशन हमेशा कंट्रोल में माना जाता है कि जो सुपीरियर फोर्स है उसके हाथ में होता है। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें एस्केलेशन कंट्रोल लाना है तो यूएस को लाना चाहिए, क्योंकि यूएस इज द अटैकर। सो यूएस ओनली, एंड इट्स अ बिगर फोर्स, वो बहुत बड़ी फोर्स है। सब इसमें यूएस कोई को शक तो अब नहीं है। उनके अपने गवर्नमेंट और अपने लोग जो हैं वो इस वक्त नाराज हैं, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन उससे डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन थोड़ी ना कर देंगे भाई। हम्म। यूएस की ये फितरत रही है कि उनकी कांग्रेस, उनकी सेनेट, उनके रिपब्लिकन, उनके डेमोक्रेट, उनकी पब्लिक, ये टोटल मिला के 63% लोगों ने कहा कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़ाई तो हुई ना, और लड़ाई होने के बाद ऐसा बोला गया कि 39% ने बोला, CNN और रॉयटर्स के और पॉलिटिको के जो सर्वे हुए थे यूएस के अंदर, उसमें बोला 39% एडिशनल बोलते हैं कि अगर लड़ाई में यूएस के सिटीजन जैसे सैनिकों की डेथ होती है तो इसको इमीडिएटली रोक देना चाहिए। अगर तो, लेकिन उसके बावजूद 13 लोग मारे गए हैं ना। आफ्टर ऑल 15, 16, 17 जो भी बोल दीजिए, जहाज गिरे हैं ना। यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलिए जी 10 जहाज का नुकसान हो गया, 10 ड्रोन का नुकसान हो गया, कोई फर्क नहीं है। उसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ डेड बॉडी बैग्स, उससे जरूर पड़ा। तो आप अगर मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछ रही है कि लड़ाई कहाँ जा रही है, तो जो ग्राउंड रियलिटीज इस समय है, वो लड़ाई को रुकता हुआ नजर नहीं आ रही। जैसे बोलते हैं ना स्पीड, वो एक्सीलेटर पर जो पैर है वो हटता नजर नहीं आ रहा, ये एक्सीलेटर पर पैर दबता नजर आ रहा है, क्योंकि एक्शंस दोनों साइड से जो हो रहा है वो अब आप देखिए ना। आप तो ये लड़ाई चल पड़ी नतान्स के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, वहां वो शिमोना के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, इसराइल का शिमोना, इनका नतान्स। आप बताइए। तो इसका मतलब क्या है? अब आप सोचिए ना कि अगर बुशर पर अटैक करते हैं, बुशर उनका पावर प्लांट है ईरान का, अगर उस पर अटैक करता है तो अब ईरान क्या करेगा? ईरान भी कुछ अटैक ही तो करेगा, और क्या करने वाला? उसने डिक्लेयर किया है कि हाँ जी हम भी पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट्स को भी अटैक करेंगे। आप बताइए लड़ाई रुकती हुई आपको कहां नजर आ रही है, सिवाय एक स्टेटमेंट की जो मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिकली मानी जाती है, और वो स्टेटमेंट है कि यस, ईरान ने बोला हम 6 कंडीशंस बता रहे हैं
जिस पर ये बातचीत हो सकती है। 6 कंडीशन उन्होंने जो भी है, बट दैट मीन्स बातचीत हो सकती है। हो वो सकती 6 है। होंगी, 3 होंगी, 2, हम्म। यस यस। सो यहाँ पर ग्रुप G7 को, यूएन को, वो 20-22 कंट्री जो यूएस के साथ आने वाली है, उनके तरफ से भी एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि ठीक है, अगर उनकी 6 कंडीशंस है तो हमारी भी 5 कंडीशंस है। जैसे ही ये इस तरह पर आएगी ना, तो आप अपने आप देखेंगे कि बातचीत का माहौल बने। 6 और आई विश, कंडीशंस लगाना इस बातचीत का माहौल मेरे लिए एज अ डिप्लोमेटिक बिल्कुल स्टूडेंट, मैं तो यही कह सकता बिल्कुल सर, और होनी चाहिए बातचीत। और बहुत हो गया, इस लड़ाई को रुकना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ये 3 लोग नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने बाकी सबको भी अपने साथ लपेट लिया है। बहुत हूं। शुक्रिया मैं तो सर। कह रहा हूँ उससे ज्यादा वो 3 लड़ रहे थे, बाकियों को लपेटा या ना लपेटा, बासित साहब लपेटे में आ गए हैं। और ऐसा दिख रहा है मुझे कि अनफॉर्चुनेटली बासित साहब इज गोइंग लिटिल ट्रम्प मेंटालिटी, या कुछ भी हाँ, बोल दो, और कुछ ऐसा भी ही। बोलकर आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली कहीं कोई दम नहीं है इस बात में। चाहे वो फोर्स लेवल की बात कर लीजिए, हम्म। चाहे आपकी अपनी तकलीफों की बात कर लीजिए। इस समय ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अपनी तकलीफें कम है। बलूच के साथ आप प्रॉब्लम में है, टीटीपी के हम्म। साथ प्रॉब्लम है, हम्म। सिंध में प्रॉब्लम में है, आप पीओके में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ नहीं है। और इस समय आप एक लड़ाई मोल लेना चाहेंगे। मैं अगर सच बात बताऊं, अगर मतलब एज अ फौजी बात करूं, इससे और अच्छा क्या कंडीशन हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर ले कि चल भाई एक और प्रॉब्लम सही। नहीं नहीं आगे सर, से अभी आराम से। नहीं नहीं सर, अभी मेरा ख्याल हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर। आप, आपकी बातें दुनिया सुनती है। बिल्कुल आप ऐसे आइडिया मत दें, लेकिन हम यही नहीं, उम्मीद मैं करते हैं बिल्कुल कि नहीं अमन रहे। बिल्कुल नहीं, यस बहुत शुक्रिया। यस। तो बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैं उसको, इस बात को इग्नोर कर रहा हूं एज अ इररिस्पांसिबल लीडर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू नमस्कार। सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।